वक्फ बिल कानून की शक्ल लेने के लिए सारी बाधाओं को पार कर चुका है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यूपी में जहां भी वक्फ घोषित अवैध संपत्तियां हैं उसे जब्त किया जाएगा। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए और उसके बाद ही ये कानून का अमली जामा पहनेगा और उसके बाद ही राज्य सरकारें या केंद्र सरकार किसी भी बात को लेकर, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई आदेश जारी कर पाएगी। अवैध तरीके से जितने भी निर्माण हुए हैं उसे जमींदोज किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है। ऐसे में यूपी में राजस्व विभाग की तरफ से सर्वे अभियान चलाया जाएगा और एक एक इंच जमीन की लिस्ट भी बनाई जाएगी और फिर यूपी में वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। उधर दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हुआ। इधर योगी आदित्यनाथ का भूमाफिया बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर आ गया। यूपी में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियां जितनी भी हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, जिसे समतल करने के लिए योगी का बुलडोजर रेडी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की समस्या का समाधान है। वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जों से मुक्ति मिलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ विधेयक कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का निर्देश दे चुके हैं। मनमाने तरीके से वक्फ घोषित संपत्तियों का खाका तैयार हो रहा है क्योंकि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 2,533 संपत्ति दर्ज है। तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 430 संपत्तियां दर्ज हैं। इसका मतलब है कि बाकी संपत्तियों का कोई भी उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। प्रयागराज में 264 संपत्तियां चिन्हित हुई हैं जो अरबों की हैं। उसमें से एक संपत्ति ये भी है इमामबाड़ा गुलाम हैदर जो वक्त की संपत्ति है। यहाँ पर भी माफिया अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा था। वक्फ बिल के विरोध में गुजरात से पश्चिम बंगाल तक लोग सड़कों पर है। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और वक्फ के लिए जान तक देने की धमकी देते नजर आए। कोलकाता की सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले ये लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। कोलकाता के प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। वक्फ बिल वापस नहीं लेने पर धमकी दे रहे हैं। हम आंदोलन करेगा, रास्ता पे उतरेगा, जैसा कि हमारा किसान भाई उतरे थे, हम भी उतरेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए बीजेपी। तो कुछ ऐसा ही नजारा अहमदाबाद की सड़कों पर भी दिखा। जुमे की नमाज की भीड़ सड़कों पर आ गई। हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। शहर शहर से वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक मुस्लिम सड़कों पर आ गए और वक्फ बिल वापस लेने की मांग करने लगे। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस से धक्का मुक्की की तस्वीर भी दिखी। पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शनकारी बिल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। हालांकि पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की वजह से किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने चेतावनी दी है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अब बात उन मुस्लिम नेताओं की करेंगे जिनके ऊपर भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन इस बिल पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, आपको ये रिपोर्ट हमारी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बिल के विरोधी इसे मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक भड़काऊ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है। डर दिखा करके अपने जो मुस्लिम वर्ग है, अन्य वर्ग है, उनको उकसा के भड़का के अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं। अब सवाल क्या देश के मुसलमान भ्रम के साथ हैं या सच के साथ हैं, क्योंकि दोनों सदन से बिल पास होने के बाद अब कानून की शक्ल लेने वाला है। अगर जरूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे और हमारा जो गाइडलाइन होगा हमारे मुस्लिम उलमाओं का सड़क पर उतरने का तो भी करेंगे। इस हुकूमत से लड़ाई रहेगी कानूनी, और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं
कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। विपक्षी नेताओं ने वक्फ बिल पर जो लाइन लेंथ तय की थी, कुछ मुसलमान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौलाना साफ कर चुके हैं इस कानून से मुस्लिमों का ही फायदा है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान समाज नाराज नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से विरोध की तस्वीरें हमें मिल रही हैं और इसके बाद एहतियातन शहर शहर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और जवानों की मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है। चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, भाईजान की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। भोपाल की महिला ब्रिगेड सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। सुन ले दंगा, यदि षड्यंत्र रच रहे हैं तो खैर नहीं होगी। बिल्कुल खैर नहीं होगी। बिल्कुल शांति का है भोपाल, हो शांति बनी रहेगी। बिल्कुल एक नंबर की शांति रहेगी भोपाल। 3-5 की तो बिल्कुल खैरियत नहीं रहेगी। बिल्कुल एक नंबर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये देख लिए, देखिए नव दुर्गा चल रहे हैं और तेरे हाथ में क्या है, क्या है? रक्षा करने वाले जो हथियार हैं वो नजर आएंगे। ये देख लिए, नारी तू नारायणी है, नवरात्र है, और ऐसे में भोपाल की सुरक्षा के लिए जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक ये दुर्गा के अवतार महिलाएं नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग शहरों से आई है। लखनऊ, संभल, बरेली, हापुड़ की ये तस्वीर भड़काऊ गैंग के लिए वार्निंग है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में हिंसा भड़काने वालों का अच्छे से इलाज होगा। ऐसे में तमाम जिलों के पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन कैमरों से यहाँ निगरानी रखी जा रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करी है वो है सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक किया जा रहा है। इसके लिए प्रॉपर पहले से प्लानिंग की गई थी। मॉर्निंग से पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की, 3 कंपनी आरआरएफ की रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की और 7 कंपनी पीएसी की डिप्लॉय की गई थी। जनपद भर में महत्वपूर्ण सेंसिटिव प्लेसेज में उनको डिप्लॉयमेंट किया गया था। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। अगर किसी ने हिंसा भड़काने की कोशिश भी की तो फैसला ऑन द स्पॉट होने वाला है। उधर दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जामिया नगर और शाहीन बाग में पुलिस ने सख्त पहरा अपना बढ़ा दिया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही इलाका है सीए लागू होने के बाद प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन से इलाकों की निगरानी रखी गई। दिल्ली पुलिस, एसएसबी और सीआरपी के जवानों का फ्लैग मार्च शुरू हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की है। हालांकि पुलिस लगातार मुस्तैद है, जगह जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती नजर आई। सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला तो आसमान में ड्रोन से पूरे इलाके की गतिविधि पर नजर रखी गई। पुलिस जवानों के साथ साथ महिला जवानों की टुकड़ी भी मुस्तैद नजर आई। ये वो इलाका है, शाहीन बाग का इलाका, जहां पर सीए एनआरसी के दौरान लोगों ने शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट किया था और वही मॉडल पूरे देश में अपनाया गया। पूरे देश में लोग सड़कों पे उतर आए थे। दरअसल शाहीन बाग और जामिया नगर सीए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कोई प्रदर्शन न हो, इसीलिए पहले ही यहां पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल भले ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन इस बिल को लेकर सियासी खींचतान अभी भी जारी है। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा संसद से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधक विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कोर्ट जाएंगे तो जाए कोर्ट, रोक तो है नहीं, 3 तलाक में गए थे ना। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया। लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। इसके अलावा एआईडीयूएफ के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा आंदोलन करने और गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लग चुके हैं, यानी कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और आरजेडी ने राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाए पोस्टर के जरिए नीतीश पर जमकर हमला बोला। और आरजेडी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में बिहार सीएम नीतीश कुमार को आरएसएस का कार्यकर्ता बताया गया है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर लगा है, जिसे आरजेडी नेता आरिफ जिलानी की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से करते हुए लिखा गया है कि गिरगिट रंग बदलता था, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले। आरजेडी नेता आरिफ जिलानी ने इफ्तार पार्टी को लेकर भी सीएम नीतीश पर हमला बोला और पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर आरोप लगाए कि उन्होंने इफ्तार देकर मुस्लिमों को ठगा और ईद में टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाई। इतना ही नहीं, पोस्टर में नीतीश कुमार पर वक्फ संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर भी धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव में मुस्लिमों की अहम भूमिका होने वाली है और जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की वजह से मुस्लिम नीतीश कुमार से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधकर चुनाव से पहले मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की सियासी चाल चली है। बिहार की राजनीति में वक्फ बिल संशोधन पर जेडीयू के समर्थन के बाद अब घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में इस फैसले को लेकर असंतोष की लहर दिखी। नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक तरफ संसद में वक्फ बिल पास होने की कगार पर था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में जेडीयू के अंदर घमासान शुरू हो गए और एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे आने लगे। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी, जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज, जेडीयू अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया। तो जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही विरोध जता चुके थे और लालू प्रसाद से मुलाकात भी की थी। जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं ने वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन को अफसोसनाक बताया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और जिस तरह से ललन सिंह ने तेवर के साथ अपनी बात को रखा है, ये बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने इन इस्तीफों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी का फैसला मुस्लिमों के हित में ही लिया गया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि पार्टी के वजूद को कायम रखना और पार्टी के निर्णय को मानना। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जो किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा राज्य है जिसने बजटीय आवंटन किया हो? ईद के मौके पर भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। हालांकि कई संगठन शामिल भी हुए, लेकिन चुनावी साल में नीतीश कुमार से अल्पसंख्यकों की नाराजगी का क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में सियासी घमासान भी कुछ ज्यादा ही मचा है। यहाँ एक ओर जेडीयू में कई अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना की गलियों में वक्फ बिल पास होने पर पोस्टर लगाए, जिसमें विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है और औरंगजेब की सियासत करने वालों को जवाब दिया है। जबकि दूसरे पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं को दिखाया गया है, जिसमें बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके अगल बगल INDIA गठबंधन के नेताओं की तस्वीर है, जिस पर लिखा है, हम सब बाबर के वंशज और हमारा पूर्वज औरंगजेब है। इस पोस्टर में रावण के रूप को दिखाया गया है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं की तस्वीर दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर श्री राम के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है और तीर चलाते हुए यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर दिखाया गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वक्फ बिल का ये तीर सियासी दलों को कितना फायदा पहुंचा पाएगा। एक तरफ जहां जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई जगह प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां रामनवमी के लिए बने पंडाल में नमाज पढ़ी गई और पुलिस की इजाजत से नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें उसी पंडाल की है जहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, उन्होंने यहां नमाज अदा की। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज पर पटना के स्टेशन रोड पर अक्सर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इस बार रामनवमी की तैयारी भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी मंदिर प्रशासन ने सड़क पर करीब 1.5 किलोमीटर पंडाल लगवाया, जिसके कारण भाईजान को नमाज पढ़ने में दिक्कत हुई। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद उन लोगों ने पंडाल के नीचे ही नमाज पढ़ी। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीमें भी तैनात रही, क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहला जुम्मा था।
पटना में उस तरह का सेंसिटिव इलाका नहीं है। जो भी है भाईचारे से यहाँ पर काम होता है, लेकिन ये सड़क पर और फुटपाथ की ये नवाज देख लीजिए। बिहार सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और अब बिहार के माननीय को नीतीश सरकार बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराएगी, जिसकी तैयारी भी अब पूरी कर ली गई है और इसका पूरा खाका तैयार है। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अब परिवहन विभाग इसको लागू करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और इसके लिए बिहार की नीतीश सरकार 16 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने जा रही है और हर गाड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी। इस पूरी योजना पर 15 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीद का एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब नीतीश सरकार ने नए सिरे से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीद का निर्णय लिया है। सुरक्षा के लिए ये काफी अहम है और उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। नीतीश सरकार के इस फैसले का बिहार के मंत्रियों ने स्वागत किया है और इसे सुरक्षा के नजरिए से बेहतरीन फैसला बताया। हम लोग के हिफाजत कितना जरूरी है, क्योंकि आप उससे कई तरह की परेशानियों से भी बचते हैं, तो ये सब जरूरी है और ये किया जा रहा है तो अच्छा पहल। इसके अलावा बिहार में सचिवालय के सभी भवनों और परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 6 मार्च को पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा और इसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता सरकार ने हावड़ा में जुलूस का रूट बदला तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और इसे अब कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने जुलूस को पुराने रूट को ही सशर्त जमानत दे दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी की लहर अभी से दिखाई देने लगी है। कोलकाता में रामनवमी के त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। बाजार की सड़कें और दुकानें झंडों और पोस्टरों से सज गए। तो वहीं दूसरी ओर हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना के रामनवमी जुलूस को कोलकाता हाईकोर्ट से शर्तों के साथ अनुमति भी मिल गई, जिसके बाद पुराने रास्ते यानी कि काजीपारा होते हुए जुलूस जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह सुरक्षा देगी। एक जुलूस में ज्यादा से ज्यादा 500 राम भक्त शामिल हो सकते हैं। शामिल होने वालों की लिस्ट आईडी प्रूफ के साथ पुलिस को सूचित करना होगा। जुलूस में हथियार या लाठी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने ममता को सबसे बड़ा सेक्युलर नेता बता दिया। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। वो बात गलत है। जय श्री राम। मैं तो नारा देता हूँ, मैं तो संसदीय दल का नेता हूँ ममता बनर्जी कभी किसी धर्म का ऊपर जो दिल में जो चाहे उसका पूजा करा। ममता बनर्जी का सेकुलर लीडर आज देश में नहीं है। दरअसल हावड़ा में रामनवमी जुलूस के पुराने रूट पर पुलिस ने रोक लगा दी थी, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया था और हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार के गठन के बाद ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले पर विवाद और गहरा गया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने तबादलों को अवैध बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही एलजी को चिट्ठी लिखकर इन तबादलों को रद्द करने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ आपातकालीन बैठक भी की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। दरअसल उपराज्यपाल ने 48 अफसरों का तबादला कर दिया। इससे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला काफी नाराज हो गए और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी भी दी। पत्र में उमर अब्दुल्ला ने इस कदम को अवैध बताया और सीएम ऑफिस की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। आते ही उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे, उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं।
दिल्ली के वजीरपुर में मस्जिद को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण एमसीडी के स्कूल की जमीन पर किया गया। आरोप यह है कि मस्जिद की आड़ में स्कूल की जमीन पर अवैध दुकानें भी चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। दावा किया गया है कि एमसीडी के इस स्कूल की जमीन पर मस्जिद खड़ी कर दी गई है, जो स्कूल से कुछ ही दूरी पर है। साथ ही स्कूल की जमीन पर कब्जा करके कई अवैध दुकानें भी संचालित हो रही हैं। हालांकि मुसलमानों का दावा है कि यहाँ पहले मस्जिद बनाई गई और बाद में स्कूल बना, वहीं हिंदुओं ने इसे गलत बताया। ये उस पे नहीं बनी है, ये पहले से अलाउड हुई है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि एमसीडी के जमीन पे मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि मस्जिद जो है बहुत पुरानी मस्जिद है, ये अभी से नहीं है, बहुत पुरानी मस्जिद है। नहीं, पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अच्छा। और ये सारा अतिक्रमण है, ये देखो अब ये वजू बना रखे हैं। मैं भी यहाँ बचपन से रहा हूँ। मस्जिद अपनी जगह ठीक है, सरकारी स्कूल के अंदर ही मस्जिद बनी हुई है, ठीक है जी। यहाँ गैर कानूनी देख तो जगह घेरी जा रही है। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण धीरे धीरे इस अवैध कब्जे ने स्कूल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इसके खिलाफ एक निजी संस्था ने याचिका दाखिल की और आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। 2018 में सर्वे हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट क्लियर है, जिसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये मस्जिद का अतिक्रमण है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया कि अगर स्कूल की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई और अवैध रूप से दुकानें चलाई जा रही हैं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए और इस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए। अगर जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो जो रिलीजियस कमेटी है वो मामला उसको सौंपा जाए और उसके बाद में आगे एक्शन लिया जाए। मध्य प्रदेश में इन दिनों गांव का नया दांव चल रहा है। छतरपुर में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रखी, तो अब कांग्रेस ने मुस्लिम गांव बनाने की मांग भी कर डाली। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुस्लिम ईसाई से गांव बसाने की मांग कर डाली। अब्बास हफीज ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने व बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम व सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। इस मांग के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो बस सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गांव। दरअसल 2 दिन पहले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने फुल प्रूफ प्लान के तहत हिंदू गांव की आधारशिला रखी और इस गांव में 1000 हिंदू बसाने का ऐलान किया। अब मुस्लिम गांव की मांग पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में विस्थापित प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। लाठीचार्ज में एक युवक की मौत के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सड़क पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और बोकारो बंद का ऐलान कर दिया, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने नियोजन की मांग को लेकर इस्पात भवन में घुसने की कोशिश की। आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों ने बस, ट्रक समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस लाठीचार्ज के विरोध में बोकारो पूरी तरह बंद रहा। बंदी के दौरान कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया और बुलेट पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ किस कदर उत्पात मचाया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हर तरफ हिंसा के निशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बोकारो बंद रहा, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। बोकारो में जिस तरह से हिंसा भड़की, फिलहाल हालात काबू में है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। उत्तर प्रदेश के संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब एक्सपोज हो चुके हैं, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है। विवादित जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ दंगा भड़काने वाले का नाम भी सामने आ चुका है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने जो केस डायरी कोर्ट में दाखिल की है उसमें हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम शामिल है।
जानकारी मिल रही है कि पुलिस पूछताछ में वकील जफर अली ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। ये 4 महीने पहले हुए हिंसा की वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को हिला दिया। विवादित मस्जिद के नाम पर संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा की आग भड़काई गई, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड अब एक्सपोज हो चुका है। जियाउर रहमान बर्क मास्टरमाइंड, सदर जफर अली भी मास्टरमाइंड। जफर अली के कबूलनामे का जिक्र जियाउर रहमान बर्क का दबाव था। जफर बर्क ने भीड़ जुटाने को कहा। जफर अली, इस डायरी में इस तरीके के तमाम साक्ष्य पुलिस की ओर से दिए गए हैं, जिससे तय माना जा रहा है कि ये संभल बवाल के मामले में इनकी भूमिका बड़ी भूमिका थी। सूत्रों के मुताबिक केस डायरी में सदर जफर अली ने ये भी कबूल किया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद उस वक्त बेंगलोर में थे और फोन पर भीड़ जुटाने की बात कही थी। हालांकि इस खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आपके सांसद हैं, कैसे बचाएंगे उनको जब घेर लिए रही सरकार? आप लोग तो बचाएंगे नहीं बचाएंगे? कानून बचाएगा, कानून बचाएगा। देखिए, ये योगी जी का राज्य है, निष्पक्षता के भाव से कार्रवाई हो और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। इस खुलासे के बाद एक बार फिर संभल हिंसा के घाव ताजा हो चुके हैं। अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है, जिसके बाद दंगे के असली विलेन से पर्दा उठ जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके से आतंकवादी अब पंजाब में घुसने लगे हैं। पंजाब के पठानकोट इलाके में 3 आतंकवादियों के घुसने की खबर मिली है और इसके बाद से ही पुलिस ने यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आतंकियों की तलाश के लिए पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हथियारों से लैस पंजाब पुलिस के जवान और एसओजी ने आतंकियों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है 3 संदिग्ध जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से पंजाब में दाखिल हुए। पठानकोट जिले के शाहपुर कंडी में मट्टी गांव के पास रावी नदी पार कर तीनों संदिग्ध पंजाब में एंटर हुए। स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को देखा तो तुरंत पठानकोट पुलिस को सूचना दी। संदिग्धों की तलाश के लिए किनारों और आसपास के इलाकों को स्कैन करने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। एसओजी कमांडो और पंजाब पुलिस नदी पहाड़ियों में तलाश कर रही है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के जवान पठानकोट कठुआ बॉर्डर पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। संदिग्धों की तलाश में चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है कि 3 कोई शक्की आदमी रावी दरिया पार करके डूंग वाल आ रहे ने। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 4 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਸਾਰੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਨਾਕੇ लगाते ਸੀ तो सुबह फिर सर्च चल रही है उससे तक। इतना ही नहीं, बॉर्डर से सटे गांवों में भी तलाशी की जा रही है। आतंकी किसी घर में छिपे हो सकते हैं, इसके लिए घरों की भी तलाशी की जा रही है। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार जेडीयू ऑफिस में वो पत्रकारों से ही उलझ गए और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद पत्रकारों से उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। बोलने का तरीका है, बोलने के दमाद हो और ये हो, आप बोले के दमाद हो। ये जेडीयू के विधायक माननीय गोपाल मंडल है। इनसे पत्रकार वक्फ बिल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब में इन्होंने आपत्तिजनक भाषा को इस्तेमाल किया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। ऐसे बात कीजिएगा, आपको माइक आपको लगा रहा है उसकाने के लिए, है उसकाने के लिए। अरे मत बोलिए, अरे दमाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाता है। पत्रकारों से उलझने वाले ये वही गोपाल मंडल है जो कभी अस्पताल में बंदूक के दम पर दबंगाई करने पहुंच जाते थे, कभी महिला डांसर के साथ अश्लील हरकतें करने लगते थे, तो कभी अश्लील गानों पर ठुमके लगाने लगते हैं। बार बार विवादों में रहने के बाद भी गोपाल मंडल का गुरूर शांत नहीं हुआ और इस बार तो पत्रकारों के लिए ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन पत्रकारों ने भी इन्हें लगे हाथ सबक सिखा दिया। फिर वही बात, फिर वही बात। बोलने का तरीका है, वो जिला का पत्रकार मत समझना। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। एक शिकायत के आधार पर दुर्ग पुलिस ने अब जांच को आगे बढ़ाया तो गुजरात के मोरबी से इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये शातिर ठग लोगों को वीडियो कॉल या फोन करके डिजिटल अरेस्ट करते थे और उनसे रुपए ऐंठ लेते थे। इसी कड़ी में दुर्ग के कोतवाली में एक मामला सामने आया जहां पीड़ित से 41 लाख रुपए की ठगी की गई थी। एक उसके पास से फोर्ड एंडेवर कार जब्त की गई है और कुछ ऐसे भी तथ्य आए हैं कि वो बाहर पैसा भेजते थे, दुबई में पैसा भेजते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर वारदात करते थे। आरोपियों ने ठगी की रकम को मोरबी के सहकारी बैंक में ट्रांसफर किया। इस पैसे को ये लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे। इसके पास से नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर और भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली से यह खबर, जहां शादी की सालगिरह के दौरान एक शख्स की नाचते नाचते जान चली गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। ये देखिए आप वीडियो। शादी की 25वीं सालगिरह और हाथ थामकर डांस करता दंपति, क्या पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ये तस्वीर एकदम परफेक्ट लग रही है। चारों तरफ मौज मस्ती चल रही है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चंद सेकंड बाद इस खुशनुमा माहौल में मातम पसर जाएगा। अचानक डांस करते करते शख्स जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। कई लोग उन्हें उठाते हैं और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाती है। बरेली के रहने वाले जूता व्यापारी वसीम का परिवार सदमे में है और यकीन नहीं कर पा रहा है कि कुछ समय पहले अपनी सालगिरह में नाच रहे वसीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल होनी को कौन डाल सकता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी फरियाद सुनाने का जो तरीका अपनाया, उससे पुलिस अधिकारियों के साथ साथ लोग भी दंग रह गए, क्योंकि वो एसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर लेटते हुए फरियाद लेकर पहुंचा। हालांकि ऑफिस के बाहर सड़क से ही पुलिस कर्मियों ने उसे उठा लिया और उसकी शिकायत सुनकर अधिकारियों तक पहुंचाया। कुछ समय के लिए पुलिसकर्मी और वहां मौजूद लोग युवक की ये हरकत देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने युवक को उठाया तब पूरा मामला पता चला। अब क्या करूं मैं, बोलूं किसके पास जाऊं, ये बताओ मेरे को आप। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से बच्चों के साथ मार्च की 10 तारीख को घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसे ढूंढने के लिए उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए उसने अपनी फरियाद सुनाने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया। कोई सुन ही नहीं रहा, तो वहाँ से मैंने लौटते लौटते चलो, और क्या, कोई तो आएगा उठाने। बिहार के सुपौल में आग बुझाने के लिए देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और गुस्साई भीड़ ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भीड़ के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्साई भीड़ फायर ब्रिगेड की गाड़ी में तोड़फोड़ करती हुई दिखाई दी। ये घटना प्रतापगंज थाना के करीमन टोला इलाके की बताई जा रही है, जहां अचानक लगी आग के बाद कई घर जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया तो वो देरी से पहुंची, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोग लाठी और डंडे लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर ही टूट पड़े। कोई गाड़ी पर लाठियां मार रहा था तो कोई पत्थर फेंक रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर लाठी और डंडे बरसा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम पर हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। भीड़ के इस हमले में सिपाही भी घायल बताया जा रहा है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। आपने कई तरह के मेले के आयोजन के बारे में देखा या सुना होगा, पर क्या आपने कभी भूतों का मेला देखा है? अगर नहीं तो हम आपको उत्तर प्रदेश के बलिया लिए चलते हैं, जहां भूतों का मेला लगता है। आसपास सैकड़ों की तादाद में भीड़ और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती महिला, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जश्न मना रही हैं। लेकिन ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं भूतों के मेले की, जिसका आयोजन बलिया के नवका बाबा ब्रह्म स्थान पर हर साल चैत्र नवरात्रि में होता है। भूतों के मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इनमें से उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है जिन पर भूत प्रेत का साया होने का दावा किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में नवका बाबा ब्रह्मस्थान पर आते ही भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। दावा है कि यहाँ आते जाते जिन लोगों पर भूतों का साया होता है वो यहाँ आते ही अचानक नाचने झूमने लगते हैं और फिर मेले में मौजूद तांत्रिक तंत्र मंत्र की शक्ति से भूतों को निकालने का दावा करते हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन दावा है कि शरीर में किसी अदृश्य शक्ति के होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भूतों के इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। कहीं आप शमशान घाट से आने वाले गेहूं का आटा तो नहीं खा रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसानों से खरीदा हुआ गेहूं मंडी की बजाय शमशान में रखा गया। जहां तक नजर जा रही है बोरियां ही बोरियां नजर आ रही हैं। इन बोरियों में गेहूं भरा है जो बोरियों के पास में भी पड़ा है, लेकिन जिस जगह पर ये अनाज रखा हुआ है उस जगह की अलग ही पहचान है, क्योंकि ये कोई माल गोदाम नहीं, ये इलाके का शमशान है। जहां चिता जलाई जाती है वहां गेहूं बिखरा हुआ है और इसी अनोखे मामले को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
अब इलाके में किसी की मौत होगी तो उसकी चिता कहां जलेगी, क्योंकि शमशान का हाल देखकर तो लग रहा है कि वहां जगह नहीं मिलेगी। शमशान से ये गेहूं आपके घर तक पहुंचेगा, उसमें किसी की चिता की राख होगी। मामला सोंख इलाके का बताया जा रहा है, जिसे देखकर हर इंसान डरा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में चलती बस आग का गोला बन गई। जिस वक्त इस बस में आग लगी, 20 से 25 यात्री इसमें सफर कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा खतरा टल गया। आग की लपटों में घिरी ये वही बस है जिसमें खचाखच सवारियां भरी थीं। जब तक लोग समझ पाते, पूरी बस आग की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सभी यात्रियों को वक्त पर नीचे उतार दिया। घटना के तुरंत बाद ड्राइवर ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंची, बस जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बस ड्राइवर के मुताबिक पहले बस में स्मेल आने लगी, थोड़ी ही देर में बस में आग दिखने लगी। इसके बाद बस को साइड में रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया और फिर कुछ ही पलों में धुआं उठकर बस आग का गोला बन गई। मैंने देखा कि बस में आग लगी हुई है, तो तुरंत प्रभाव से मैंने सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र, श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र पर फोन करके 2 दमकलों को मौके पर बुलाया और अभी आग बुझाने का प्रयास जारी है। बस पूरी तरह से जल चुकी है, कोई हताहत नहीं हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बस पूरी तरह से जल चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह किसानों पर उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब खेतों में अचानक आग लगने के बाद उनकी कई बीघा फसल जलकर बर्बाद हो गई। खेतों में लगी भयानक आग की ये तस्वीरें यूपी के देवरिया, आजमगढ़ और बिहार के छपरा की है, जहां भीषण आग ने किसानों की कई बीघा फसल को जलाकर राख कर दिया। यूपी के देवरिया में अचानक खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। किसानों के खेतों में ये आग धोबी छापर गांव में लगी, जहां भीषण आग के बाद सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आजमगढ़ के जहानागंज इलाके में भी आग ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ खेतों में अचानक लगी आग ने गेहूं की फसल को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उससे पहले ही करीब 30 बीघा फसल पूरी तरह जल चुकी थी। खेतों में लगी भीषण आग की तस्वीरें बिहार के छपरा जिले से भी सामने आई। मढ़ौरा प्रखंड के रसूलपुर गांव में आग लगने के बाद किसानों की करीब 30 बीघा फसल पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर उस पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों के खेत जलकर राख हो चुके थे।